हाँ तो दोस्तों, जीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आज को संपूर्ण अध्ययन कराएंगे और उसका कुछ पार्ट्स हम आपको आज बता रहे हैं। उसके अंतर्गत हम आज आपको राजस्थान के भूगोल के बारे में, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, राजस्थान की डेवलपमेंट, राजस्थान का स्थिति, आकार, विस्तार आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विषय रहेगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल को अध्ययन करने से पहले हम ये पता लगाएंगे कि हमारा राजस्थान है कैसा, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की स्थिति कैसी है, विस्तार कैसा है, उसका क्षेत्रफल कैसा है। इस सब का अवलोकन करने से पता चलता है कि हमारा राजस्थान कैसा था। राजस्थान को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया और इसका वास्तविक नाम कब से प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान का आकार, आकृति, विस्तार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा राजस्थान है कैसा, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति के बारे में अगर किसी से पूछा जाए राजस्थान की आकृति कैसी है तो क्या होगा। राजस्थान की आकृति है समचतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय, या हमारा राजस्थान कुछ ऐसा लगता है जैसे एक पतंग के समान है। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। अब हम ये देखते हैं राजस्थान समचतुष्कोणीय है, पतंगाकार है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान किन किन अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान की स्थिति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अब हमने क्या देखा, उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो राजस्थान हमने उत्तरी अक्षांश ही क्यों नहीं लिखा, दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा। उत्तरी अक्षांश ही क्यों लिखा, दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा। तो इसका कारण है, देखें, हमारी ये संपूर्ण ग्लोब है। इस ग्लोब में को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। ऊपर वाले भाग को हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को कह दिया हमने दक्षिणी गोलार्ध, और जो हमने संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब को दो भागों में जो विभाजित करने वाली रेखा है उसको हमने मान लिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा और इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं हमारा राजस्थान कहाँ है, हमारा भारत कहाँ है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भी है हमारा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम करते हैं देशांतरीय दृष्टि से। तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है,
तो हमने कह दिया कि राजस्थान 23 डिग्री, यहाँ से जब हम चलेंगे तो यहाँ हमारा राजस्थान का दक्षिणी छोर, तो यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरतम बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल उत्तरतम बिंदु। ये तो हो गई हमारी अक्षांशीय दृष्टि से। अगर हम यही बात देशांतरीय दृष्टि से करें तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, इसी बात को हम दोहराते हैं। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो यही हमारा देशांतरीय विस्तार अब देशांतरीय दृष्टि से देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो हमारा राजस्थान है यहां पर। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान जब हमारा यहां पर है तो ये हमारी थी अक्षांश रेखा, ये है हमारी देशांतर रेखा। अब हमारा राजस्थान है उत्तर पूर्व दिशा में। तो कह सकते हैं अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। अब प्रश्न सबको मिला के कैसे आ सकता है ये देखेंगे। प्रश्न कैसे आ सकता है तो देखें क्वेश्चन 1, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर रहेगा, तो प्रश्न कह रहा है राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है, तो हमारा है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, और सी कह रहा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हमारा राजस्थान है तीनों में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो ये तो हमारा छोटी सी चर्चा हुई राजस्थान की स्थिति के संपर्क में। तो हमारा वास्तविक राजस्थान की स्थिति कैसी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी चर्चा करेंगे। देखें, हमने बोला था राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कितनी थी? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर,
पूर्वी देशांतर। अगर आप लोगों से यही प्रश्न किया जाए कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इतने इसके बीच से, देशांतरीय दृष्टि 69 डिग्री 30 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अगर यही पूछा जाए तो हमको क्या करना है, संपूर्ण राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 23 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो ये बचेगा 7 डिग्री 9 मिनट। अब ये पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, पटवारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो ये नहीं पूछा था 23 डिग्री 3 30 डिग्री 12 नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि कुल स्थिति कितनी है। तो कुल स्थिति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पर आपको बनता है 7 डिग्री 9 मिनट। ये राजस्थान की कुल अक्षांश स्थिति है। अगर यही बात हम देशांतर की बात करें तो देशांतरों की जब बात करें तो आपको क्या करना है, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट जब घटाएंगे तो यह थोड़ी सी स्थिति विपरीत आ जाती है कि 17 में से 30 कैसे घटाएं। तो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 1 मिनट ले लेनी है। 1 मिनट जब यहाँ से लेंगे तो आपको ये हो जाएंगे आपकी 60, तो यहाँ हो गया आपका 77, 77 में से 30 घटाने पर बनता है 47। और यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ बच गया आपका, ये आपका 77 हो गया, ये बच गया 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपका 8 डिग्री 47 कुल देशांतरीय विस्तार हो गया आपका। तो कुल देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इसके करने के बाद में हमने क्या देखा कि राजस्थान इतने डिग्री इतने अक्षांशों के मध्य स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इतनी है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। तो अब क्या करते हैं, अगला है हमारा, मान के चलो ये हमारा कोई राजस्थान का मैप का स्ट्रक्चर है, हमारा राजस्थान के मैप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मान के चलो हमारा कोई राजस्थान है, इसकी आकृति हमें ऐसी लग रही है जैसे पतंगाकार है। इस दृष्टि से हम देखते हैं ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग। ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में हमारे राजस्थान के 33 जिले समाहित हैं। इसमें कितने जिले, 33 जिले। अब 33 जिले हैं तो 33 जिले कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखें, आप लोगों से पूछ सकता है राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले हैं, आपका पहला जिला आपका पड़ता है गंगानगर, दूसरा जिला पड़ता है आपका बीकानेर, तीसरा जिला पड़ता है आपका जैसलमेर और आपका एक जिला पड़ता है आपका बाड़मेर। तो पहले 4 जिलों की चर्चा करते हैं। अब यहाँ से राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछा जाता है। यानी राजस्थान से जो ये सीमा लग रही है, इधर इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पाकिस्तान से लग रही है, किसी देश से लग रही है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और किसी राज्यों से अगर कोई सीमा लग रही है तो उसे बोला जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा।
तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका बना, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले, तो जिले हो गए आपके 4। पहला प्रश्न, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जब लिखेंगे तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान जब भारत का विभाजन हुआ था उससे पहले भी इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता था, और राजस्थान के विभाजन के बाद में इसको रेड क्लिफ। अब अगर हम ये बात करें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा हुआ है कि राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब उसका प्रश्न पूछने का तरीका देखो, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, स्थित जिले 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। प्रश्न पूछने का तरीका देखें, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070, राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम, तो सही क्रम गंगानगर के बाद में बीकानेर ही आएगा, बीकानेर के बाद जैसलमेर आएगा और उसके बाद बाड़मेर आएगा। अगर उसका पूछने का तरीका देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे बड़े जिलों का क्रम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल में कौन कौन से जिले बड़े हैं? लंबाई के हिसाब से। तो देखें, गंगानगर जिले की लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर लगती है, और बाड़मेर से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर लगती है। अब आपको पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम। अब आप लोग कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो देखें सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपके 4 जिले हो गए। अब आप लोग इसको चाहे आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, जैसा आपसे पूछे ऐसा उत्तर आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की हम बात करेंगे। तो देखें, गंगानगर से 210 किलोमीटर, बीकानेर से 168, जैसलमेर से 464 और बाड़मेर से 268। अब पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान की सबसे कम जिला कौन सा लगता है? बीकानेर। सबसे ज़्यादा जिला जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला बीकानेर। आरोही पूछे तो कर देंगे, अवरोही पूछे तो कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने पूरा डिक्लेरेशन हो गया है। उसके बाद में देखो, पहले तो हमें राजस्थान का सबसे पहले अध्ययन करने से पहले ये देखना होगा कि हमें राजस्थान के नक्शे का, राजस्थान के मैप का संपूर्ण अध्ययन करना होगा। जब तक हम राजस्थान का ये मैप भरना नहीं सीखेंगे तब तक हम राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल जानने से वंचित रह जाएंगे। तो देखें, राजस्थान के भूगोल के बारे में हमने 4 जिलों का अध्ययन कर लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके बाद में बाड़मेर के बाद में जो नेक्स्ट जिला आता है उस जिले का नाम है जालौर जिला। कौन सा जिला आता है? जालौर। जालौर के बाद में जालौर जिले को किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नाम से जालौर जाना जाता है। जालौर के बाद में जो
अगला जिला आता है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जालौर के बाद में जो जिला आता है उस जिले का नाम है सिरोही। अब सिरोही जिला है वो हमारा राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले में है? माउंट आबू किस में है? सिरोही जिले में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा या सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले में है? तो वो है आपका सिरोही में और वो स्थान का नाम है माउंट आबू। अब हम कहेंगे सबसे ठंडा स्थान, तो सर ठंडा स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू है। वो भी किस जिले में है? सिरोही में है उसी को। अब सिरोही से नीचे जो जिला आता है उस जिले का नाम है आपका उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। उदयपुर जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो कहते हैं उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर के बाद में जो आता है नेक्स्ट जिला, उस जिले का नाम है डूंगरपुर जिला। क्या नाम है? डूंगरपुर। अब डूंगरपुर जिला है। अब यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल या आदिवासियों का तीर्थ कुंभ किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बेणेश्वर। और बेणेश्वर किस जिले में है? डूंगरपुर में। क्या नाम है? बेणेश्वर। बेणेश्वर डूंगरपुर में है। उसके जस्ट नीचे आता है आपका एक जिला आता है, उसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नाम से संबोधित हो रहा है बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांस की जो खेती की जाती है, बांस ज़्यादा उगाए जाते हैं वो बांसवाड़ा में, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बांसवाड़ा। अब यहीं पर बांसवाड़ा में राजस्थान की एक नदी है जो चंबल के बाद दूसरी नित्यवाही नदी है। यानी राजस्थान में दो ही नित्यवाही नदियां हैं, एक तो है चंबल और एक है माही। तो राजस्थान में कौन सी नदी नित्यवाही नदियों में आती है? बांसवाड़ा जिले से एक नदी नित्यवाही नदी बहती है, उस नदी का नाम है माही नदी। उसके बाद में बांसवाड़ा के बाद में ऊपर चलते हैं, एक जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीन जिला 26 जनवरी 2008 को 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला बना उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। अब प्रतापगढ़ में है तो प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। क्या नाम है? सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? प्रतापगढ़ में है। किस लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य? उड़न गिलहरियों के लिए, उड़ने वाली गिलहरियों के लिए। इसमें लव और कुश नाम के गर्म और ठंडे नाम के दो झरने हैं, इसलिए इसका प्रतापगढ़ का नाम प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ के बाद में अगला जिला आता है, उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, रानी तो पद्मावती, बाकी सब चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कई त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। भीलवाड़ा जिला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भीलवाड़ा जिले से बहुत सारे बिजनेसमैन भी इससे रिलेटिव हैं। भीलवाड़ा के बाद में यहाँ से एक जिला आता है, उस जिले का नाम है औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी का नाम है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। कोटा के बाद में एक जिला आता है बारा। एक जिला आता है बारा। बारा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बारा है परवन नदी के किनारे। कहाँ पर है? परवन नदी के किनारे। बारा के बाद में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे है? जो सवाई माधोपुर है उस बनास नदी, यानी बनास नदी का जो है वो सवाई माधोपुर, बनास नदी। सवाई माधोपुर के बाद में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है आपका करौली। बीहड़ों की रानी करौली। करौली के बाद में बीहड़ों का राजा धौलपुर। कौन है भाई? धौलपुर। धौलपुर के बाद में राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, उस जिले का नाम है भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी जिला भरतपुर।
राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। अब सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो धौलपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार तो उसका नाम है अलवर। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार अलवर। अलवर के बाद में जब हम आगे चलते हैं तो हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये आपका जयपुर है। जयपुर के बाद में जब आगे चलते हैं तो जयपुर से सटा हुआ एक जिला है, उस जिले का नाम है आपका सीकर। कौन सा जिला है? सीकर। प्याले जैसी आकृति यानी कटोरे जैसी या प्याले जैसी आकृति वाला जिला सीकर। सीकर के बाद में अगला जिला है आपका, एक जिले का नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र में आगे सीकर, झुंझुनू और एक नेक्स्ट जिला है आपका चोरू। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी। चूरू के बाद में चूरू और गंगानगर के बीच में एक जिला आ गया, उस जिले का नाम है हनुमानगढ़ जिला। कितना जिला आ गया? हनुमानगढ़ जिला। अब यहाँ तक आपके जिले, टोटल जिले हो गए आपके 25 जिले। अब ये 25 जिले वो हैं जो विभिन्न राज्यों और किसी देश पाकिस्तान से लगे हुए जिले हैं। इसके बाद में आपके अंतर राज्य यानी वो जिले जो ना किसी राज्य को स्पर्श करते हैं ना किसी देश को स्पर्श के, उनको बोला जाता है आंतरिक जिले। तो राजस्थान के आंतरिक जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले, आंतरिक जिले कितने हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो हैं 8 जिले। और 8 जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं अपना, राज, बूंदी, टोंक। अपना राज कहाँ चलता है? बूंदी और टोंक में अपना राज चलता है। तो आ से हो गया अजमेर, पा से हो गया पाली, ना से हो गया नागौर, रा से हो गया राजसमंद, जा से हो गया जोधपुर, बा से हो गया बूंदी, दा से हो गया दौसा और अपने आप में कौन है? टोंक है। तो अपना राज कहाँ चलता है? बूंदी और टोंक में चलता है। तो अपना राज चलता है बूंदी और टोंक में। तो ये राजस्थान के जो 8 जिले हैं ये ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं ना किसी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, ये राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। अब आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? तो 8, और 8 जिले कौन से हैं? अपना राज, बूंदी और टोंक में चलता है। तो अपना राज, बूंदी और टोंक में चलता है। यहाँ के आने के बाद में हमने देखा राजस्थान का एक जिला है, उस जिले का नाम है पाली। क्या नाम है? पाली। तो राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? वो जिला है आपका पाली जिला। तो पाली जिला है। तो पाली जिले से कितने जिले लगते हैं? तो पाली जिले से हमारे राजस्थान के जिले लगते हैं 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान का आंतरिक जिला पाली है जो सर्वाधिक के जिलों को स्पर्श करता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक के राज्यों को स्पर्श करता है? तो भारत का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी 8 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का एक जिला है पाली जो 8 जिलों को स्पर्श करता है, और भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वो भी 8 राज्यों को स्पर्श करता है। तो पाली से कौन कौन से करते हैं साहब? अपना राज कहाँ चला था? बूंदी और टोंक में। अब किससे मिलने चलेंगे? पाली से। तो क्या लिखेंगे? अब जरा उनसे मिलें जो पाली को स्पर्श करते हैं, जो पाली को स्पर्श करते हैं। तो देखें, आ से अजमेर, बा से बाड़मेर, जा से जालौर, राज से राजसमंद, ऊ से उदयपुर, ना से नागौर, सा से सिरोही और जा से जोधपुर। तो ये राजस्थान के वो जिले हैं जो पाली को स्पर्श करते हैं। तो कहा जा सकता है कि पाली को स्पर्श करने वाले, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी देखें। हमने देख तो लिया कि कौन कौन से जिले हैं।
तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का आंतरिक जिला नहीं है। तो राजस्थान का आंतरिक जिला कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये तो आंतरिक जिले हैं, इनमें से एक ऐसा देगा जो नहीं है, वो आपका उत्तर होगा। और ऐसे ही आपको पाली से देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाली को स्पर्श नहीं करता है। तो 8 जिले तो करते हैं, उनमें से एक जिला ऐसा देगा जो पाली को स्पर्श नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले पाली को स्पर्श करते हैं। तो 3 तो ऐसे देगा जो करते हैं, एक ऐसा देगा जो नहीं करता, उसको आपको छांटना होगा। ठीक है ना। तो ये हमारी राजस्थान की संपूर्ण राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं, कौन से अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं, कौन से अंतर्राज्यीय जिले हैं, इन सभी की चर्चा आज हमने की है। इसके बाद में हमारे राजस्थान की स्थिति, आकार, विस्तार के बारे में जो नेक्स्ट चर्चा होगी वो अगले दिन होगी। अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना। थैंक यू।